हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। देखिए, पिछले वीडियो में हमने क्या क्या किया था पहले वो मैं बताता हूँ। उसके बाद फिर हम आगे आने वाले वीडियो का अभी वाला बताएंगे। देखो, अब पिछले वीडियो में हमने पूरा बेसिक डिस्कस किया था ब्लड का, वो सब हम डिस्कस कर लेते। पहले आपको बता दूँ, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि एनिमल टिश्यू के बारे में मैंने कल ही बताया था। 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियन, कनेक्टिव, मैस्कुलर और नर्वस। उसमें हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताया था। उसमें बताया था कि ब्लड एकमात्र ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लूइड में है, लिक्विड है। क्लियर। उसके बाद बताया था, फिर हमने बताया था कि ब्लड में 55 या 60% प्लाज्मा होता है, उसके बाद 45% हमारा सेल्स होता है। क्लियर। तो प्लाज्मा में मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा वाटर होता है, वाटर के बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन में भी 3 प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, फिब्रिनोजिन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। क्लियर, ये सारा मैंने बताया था। फिर आरबीसी मैंने अच्छे से बताया था। एरिथ्रोसाइट्स उसको बोलते हैं, जिसको रेड सेल्स बोलते हैं। सेप क्या होता है, बाइकॉनकेव होता है। एनीमिया, अगर आरबीसी की कमी होती है तो हम एनीमिया बोलते हैं। क्लियर। इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ये सब हमने बताया था। फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, हेमोग्लोबिन क्यों होता है, हेमोग्लोबिन के बारे में हमने बताया था, और भी काफ़ी कुछ बताया था। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करते हैं डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। क्लियर। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट बताते हैं इसका फॉर्मेशन। तब सबसे पहले आपके बुक में देखते हैं क्या क्या पॉइंट है, उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताएंगे जो आपके बुक में नहीं है। इसको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूको। क्लियर। ल्यूकोसाइट्स का मतलब, ल्यूको का मतलब तो वाइट और साइट्स का मतलब सेल। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इसका काम, मेन फंक्शन क्या है। इसका मेन फंक्शन है इम्यूनिटी प्रदान करना, बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करना। बाहरी कोई ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा प्रॉब्लम वाला होगा तो ये क्या कर रहा है, हमारे बॉडी को डिफेंस प्रदान करता है। क्लियर। इसका शेप कैसा होता है, एमीबा शेप का होता है। एमीबा का जो ऐसा शेप नहीं होता है, जैसे आपको पता है आरबीसी का तो फिक्स शेप है, या तो बाइकॉनकेव या कुछ राउंड शेप के भी होते हैं, लेकिन इसका शेप क्या होता है, अमीबा शेप का होता है। फॉर्मेशन इसका कहाँ पे होता है, फॉर्मेशन इसका बोन मैरो में होता है, लेकिन इसका डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होता है, स्प्लीन में होता है, मैंने बताया था कल। क्लियर। टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड इसका क्या होता है, 3 to 4 डेज होता है। इसका हमारे बॉडी में कितना प्रेजेंट होता है, 6000 से 8000, 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। क्लियर। मतलब 4000, 6000, कहीं कहीं पे ऐसा लिखा है 4000 से 11000, मतलब समझ ले इसी अप्रॉक्स में है। क्लियर। और इसका लाइफ टाइम होता है एक्चुअली 13 से 24 दिन, 13 से 20 दिन, सॉरी मैंने 13-14 बोल दिया, 13 से 20 दिन होता है एक्चुअली। नॉर्मल रेंज हमने देखी है। पिछले में हमने देखा था कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, आरबीसी में हमने देखा था न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्लियर। तो इसको न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यानी डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है यानी आप ब्रेक कर सकते हो। क्लियर। ब्रेक करने का मतलब क्या है, अगर आप इसका माइटोसिस करते हो, ब्रेक करते हो तो 2 टाइप का माइटोसिस होगा। एक होगा कंट्रोल्ड, एक होगा अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड तो कंट्रोल्ड होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनकंट्रोल्ड अगर माइटोसिस होता है तो क्या हो जाएगा, कैंसर हो सकते हैं, कैंसर या ट्यूमर भी जिसको बोलते हैं, यानी हम कैंसर को एक और नाम बोलते हैं, ल्यूकेमिया बोलते हैं, जिसको ब्लड कैंसर बोलते हैं, ल्यूकेमिया। क्लियर। यानी डब्ल्यूबीसी का, व्हाइट ब्लड सेल का अनकंट्रोल्ड डिवीजन, अनकंट्रोल माइटोसिस। डिवीजन सिंपल बोलते हैं, सेल के डिवीजन को माइटोसिस बोलते हैं, सबसे बेसिक बोले तो। क्योंकि माइटोसिस मियोसिस मैं डिटेल में बता चुका हूँ, तो अभी सिंपल समझिए। ब्रेकअप होता है तो अगर कंट्रोल्ड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल बंदे में कंट्रोल होते हैं, लेकिन अनकंट्रोल माइटोसिस हो, अनकंट्रोल डिवीजन हो तो उसको कैंसर भी हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए हम डब्ल्यूबीसी के बारे में। शेप, फॉर्मेशन कहाँ होता है, डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होता है, टाइम स्पैन कितना होता है, कितना बॉडी में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस है कि नहीं, न्यूक्लियस है तो डीएनए होगा, माइटोसिस होगा, कंट्रोल होगा तो क्या होगा, अनकंट्रोल होगा तो क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, इतना चलते हैं। क्लियर। डब्ल्यूबीसी के बारे में ये सब समझिए। अब ठीक है, देखो सबसे पहले, हाँ देखो, अब हमने एक प्रॉब्लम होता है, एक बीमारी होती है एड्स।
तो उसमें हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड का मतलब हम लोग बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म ही देखे तो हमने क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसका मतलब हमारी इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो इम्यून सिस्टम हमारा कौन मदद करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत कौन बना रहा था भाई, वाइट ब्लड सेल। तो यानी इसी में प्रॉब्लम होगा ना, समझ गए। आपसे पूछा जा सकता है कि किस सेल में किस ब्लड सेल में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, कहाँ पे प्रॉब्लम होता है तो ये बीमारी आ जाती है। तो आप समझना डब्ल्यूबीसी, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर। अब देखो डब्ल्यूबीसी के कुछ टाइप्स हैं, हम टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। इसके देखो आपके बुक में इतना ही दिया है, आपके बुक में इतना ही दिया है, 4-5 पॉइंट दिया है, लेकिन मैंने देखा कि क्वेश्चन कहीं कहीं पे कुछ और एरिया पे आ जाता है, तो इसलिए मैंने देखो आपके बुक में यही 4 पॉइंट दिया है, मैं बता देता हूँ क्या क्या दिया है। शेप कैसा है, कहाँ पे बनता है, कहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है, लाइफ स्पैन, कितना नॉर्मल रेंज होता है इसका, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मेन फंक्शन क्या है कि डिजीज से अपने बॉडी को बचाना, और एक और चीज़, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अगर रेशियो ले नंबर के बेसिस पे कितना ये होता है, कितना है, तो ये नंबर है 600:1 होगा। यानी इससे साफ साफ पता चलता है आरबीसी ज़्यादा है हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी के रिस्पेक्ट में, आरबीसी 600 गुना है और अप्रॉक्सीमेटली डब्ल्यूबीसी के रिस्पेक्ट में, ये हमें पता है, क्लियर। अब कुछ अलग देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, सबसे पहला टाइप यहाँ पे दिया हुआ है, जो हमारे बॉडी में जितने भी डब्ल्यूबीसी है उसमें से 6 to 70% क्या कौन से है, 6 to 70% है न्यूरोफाइल, न्यूट्रोफाइल, 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 क्लियर। ये क्या काम करते हैं भाई, जो डिजीज, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऐसे बैक्टीरिया जो डिजीज को कॉज करते हैं उसको सबसे ज़्यादा रोकते हैं, बाहर से आने से रोकते हैं। समझिए इसको गेटकीपर समझ लीजिए कि फॉरेन का कोई पार्ट, बाहर से कोई पार्ट आता है तो उसको रोकता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं फैगोसाइटिक भी बोलते हैं, कि बाहर के कोई सेल आता है उसको रोकता है, यानी कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल आते हैं उसको रोकता है, सिंपल। क्लियर। क्या नाम है पहले, न्यूट्रोफाइल। 60 to 70% डब्ल्यूबीसी यही है, क्लियर। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी कर लें, व्हाइट ब्लड सेल के पहला टाइप है जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। सेकंड है मोनोसाइट। मोनोसाइट का मतलब है अगर सेल की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट सेल यही है, लार्जेस्ट। और एक है लिम्फोसाइट, आपने सुना होगा जरूर, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट सबसे छोटा है, और ये दोनों क्या करता है, इम्यून को बढ़ाने में मदद करता है, क्लियर। इम्यून को बताना, इसमें अगर बात करें लिम्फोसाइट जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, उसमें 2 सेल होता है, एक बी सेल और एक टी सेल होता है। ये क्या करता है, बी सेल क्या करता है, एंटीबॉडी को फॉर्मेशन करने में मदद करता है। एंटीबॉडी, हमारे शरीर में एंटीबॉडी होगी तभी ना बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल आएगा उसको रोक के बाहर ही खत्म करेगा। और टी सेल इसको मदद करता है, यानी इसका हेल्पिंग हैंड होता है, क्लियर, समझ गया। न्यूट्रोफाइल सबसे ज्यादा होगा, उसका मोनोसाइट है सबसे लार्जेस्ट, उसका लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है। लेकिन क्या करेगा, ये दोनों इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करते, ये बाहर से ही आते हुए रोक देता है, सिंपल। लास्ट है, और मतलब लास्ट नहीं है, फोर्थ है वेजोफाइल। वेजोफाइल सबसे कम नंबर है, और उसके बाद एक और आता है एओसिनोफाइल्स, एओसिनोफाइल्स फिल्स, क्लियर। ये किस चीज़ में हमें बताता है, एलर्जी जब हमें फील होती है, एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी हमें फील होती है, ये हमें इससे पता चलता है, ये हमारे ब्रेन को बताता है, ये वाला डब्ल्यूबीसी, क्लियर। क्या, एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी, क्लियर, ये है वेजोफाइल्स। देखो इम्पॉर्टेंट जो ज़्यादा वही है, लेकिन इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर। इम्पॉर्टेंट तो यही, ये वाला पीछे वाला सबसे ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे भी मदद हो सकता है। और जो एक और चीज़ हम जानते हैं ना कि डब्ल्यूबीसी हमारा इन्फ्लेशन को भी रोकता है, इन्फ्लेशन हमारा कोई जल गया वगैरह तो जो मदद करता है वही ये वाला है, वेजोफाइल्स, क्लियर। क्लियर। इसके 2 पार्ट होते हैं, वो भी थोड़ा ध्यान रख लिए, मन है तो रख दीजिए, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन इन्फ्लामेशन में मदद करता है। यानी डब्ल्यूबीसी के बारे में हमने सब कुछ समझ गया, फॉर्मेशन, डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होता है, लाइफ स्पैन कितना नंबर में प्रेजेंट है, टाइप्स कौन ज़्यादा है, सबसे लार्जेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट, ये सब हमने डिस्कस कर लिया, क्लियर।
अब हम डिस्कस करते हैं एड्स के बारे में डिस्कस कर लिया। एक चीज तो मैंने बताया था ना पहले कि अगर हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन में जानते हैं तो हमारा WBC भी क्या होता है, डिक्रीज करता है, सॉरी WBC इंक्रीज होता है, ये भी हमने बताया था। क्लियर। अब लास्ट देखते हैं, सबसे लास्ट देखते हैं प्लेटलेट्स। क्लियर, ब्लड प्लेटलेट्स देखते हो, ध्यान देना, ब्लड प्लेटलेट्स। जैसे आपको पता होगा हमने RBC को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, WBC को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लेटलेट का क्या काम होगा, सबसे पहले ध्यान देना, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मिलता है, ह्यूमन में और अदर मैमल्स में होता है। इसके पास भी प्लेटलेट्स, इसके पास भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ WBC में होता है, कोई दिक्कत नहीं, इसका न्यूक्लियस नहीं है। इसका भी फॉर्मेशन वहीं पे बोन मैरो में। इसका लाइफ टाइम 8 to 9 डेज। उसके बाद इसका अगर नंबर देखेंगे तो कितना होता है, 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है। क्लियर, 1.5 लाख 4.5 लाख पर मिलीलीटर क्यूब। क्लियर। और इसका मेन फंक्शन क्या है, ब्लड को क्लॉट करने में, क्लॉटिंग बॉडी। अगर कोई हाथ वाथ कट जाता है तो ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो जाते हैं, कहीं पर कट गया तो जल्दी से जल्दी। अगर किसी बंदे का, जैसे मान लो कोई डेंगू वगैरह होता है, डेंगू, तो डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट डिक्रीज कर जाती है, नंबर ऑफ प्लेटलेट डिक्रीज कर जाते हैं। क्या, ठीक है ना। और डेंगू किससे होता है, आपको पता है, डेंगू एक वायरस से होता है जिसको हम बोलते हैं एजस इजिप्टस, जो वायरस होते हैं उसके कारण होता है। इस फैमिली का है वायरस। डेंगू पता है, सब कुछ पता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और क्लॉटिंग में मदद करता है। हाँ चलो, अब हम लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग कैसे होती है वो देख लेते हैं। क्लियर, ब्लड की क्लॉटिंग कैसे होती है, समझिए मेन फंक्शन क्या है, ब्लड की क्लॉटिंग करना, बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकता है ये। क्लियर, न्यूक्लियस नहीं है तो DNA नहीं होगा, ये सब हमें पता है। अब हम क्लॉटिंग, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेन फंक्शन ब्लड का क्या होता है, फिर हम क्लॉटिंग डिस्कस कर लें। क्लियर, देखो, ब्लड इससे स्पेशलाइज्ड फ्लूइड होता है, इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, सब हमने देख ही लिया। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं और न्यूट्रिएंट को लंग्स और टिश्यू, ये सब ट्रांसपोर्टेशन का काम होते हैं। ब्लड क्लॉट बनाते हैं जिसके कारण एक्सेस ब्लड लॉस को रोकने में मदद करता है। सेल को कैरी करता है, एंटीबॉडी को कैरी करता है ताकि वो इन्फेक्शन से लड़ सके। वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी और लीवर तक पहुंचाता है, जो फिल्टर, और क्योंकि किडनी और लीवर का काम होता है फिल्ट्रेशन और ब्लड को क्लीन करने का। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर 98.4 डिग्री सेल्सियस तक बना रहे। क्लियर, कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, ये सब नॉर्मल बात है। अब लास्ट टॉपिक आज के वीडियो का हम डिस्कस करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। ध्यान देना, सबसे पहले देखो, इस पिक्चर को डिस्कस करने वाले से पहले हम डिस्कस करते हैं एक चीज। देखो, ब्लड को क्लॉट करने के लिए सबसे पहले कुछ चीज हमारे प्री रिक्वेस्टिक है, मतलब कुछ चीज़ें चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले अगर आपको ब्लड का क्लॉटिंग करवाना है तो सबसे पहले कुछ चीज़ें चाहिए ही चाहिए, जैसे प्रोटीन 2 चाहिए, प्रोटीन, 1 मिनरल, 1 विटामिन। क्लियर है ना कि नहीं। तो देखो, अब जो प्रोटीन चाहिए उनमें नाम क्या है, प्रोथ्रोम्बिन प्लस फिब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन। जो मिनरल आपको चाहिए उसका नाम है कैल्शियम। जो विटामिन चाहिए वो विटामिन के, समझे। ये तो प्रीरिक्वेस्ट, ब्लड का क्लॉटिंग करना है तो आपको प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन चाहिए। उसके बाद अगर मिनरल कौन सा चाहिए, कैल्शियम चाहिए। विटामिन कौन सा चाहिए, विटामिन के चाहिए। क्लियर, विटामिन के चाहिए। तो चलिए, तो आप बोलोगे भैया ये सब मदद कैसे करता है, तो सबसे पहले जो प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा कंपल्सरी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
क्लॉटिंग करवाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो कैल्शियम का क्या काम है, कैल्शियम इसको इनिशिएट करता है, और हमसे बोल सकते हैं ये बस एक कैटलिस्ट का काम करता है, इनिशिएट कर सकता है और थोड़ा फास्ट कर सकता है। विटामिन का क्या काम होगा, विटामिन का काम होगा ये जमने में मदद कर स्टार्ट करेगा, जो ब्लड को कैसे जमने लगता है ना, एक साथ इकट्ठा होने लगता है क्लॉटिंग, उसमें मदद करेगा। क्लियर। और आपको पता है विटामिन के और विटामिन डी इवन हमारे शरीर में बनता है, दोनों हमारे शरीर में बनता है। तो विटामिन डी कहाँ पे बनता है वो भी आपको पता है, विटामिन के बनता है लार्ज इंटेस्टाइन में। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इतना हो गया, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग होता कैसे है वो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिए 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। सबसे पहले हमने बताया था, हमने क्या बताया था कि 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं, एक है प्रोथ्रोम्बिन और दूसरा होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये दोनों क्या करते हैं, क्लॉट, ये दोनों मिल जाते हैं। सबसे पहले मान लो हमारा ब्लड वेसल ब्रेक हो गया, टूटा हुआ, हमारा कट गया है। क्लियर। तो ये दोनों चीज आते हैं, ये दोनों, और इसके साथ आते हैं कैल्शियम, इसके साथ, क्योंकि आपको पता है ये दोनों विटामिन, सॉरी ये दोनों प्रोटीन और इसके साथ एक मिनरल चाहिए कैल्शियम, और ये मिलके बनाते हैं थ्रोम्बिन। बना लिए, थ्रोम्बिन बना लिए। अब थ्रोम्बिन के साथ हमने यूज कर लिया फिब्रिनोजिन को, थ्रोम्बिन आ गया, हमने इसके साथ फिब्रिनोजिन को यूज कर लिया, ये दोनों मिलके हम बना दिया फिब्रिन। फिब्रिन जैसे ही आया, फिब्रिन ने ब्लड सेल को, जो ब्लड सेल है इनके साथ मिलके ब्लड को क्लॉट करना शुरू कर दिया, इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। समझ गए ना हमने क्या किया कि देखा। सबसे पहले हमारे पास क्या था, 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम, विटामिन और 2 प्रोटीन, एक मिनरल जो कि कैल्शियम है, एक विटामिन जो कि विटामिन के है, उसके अलावे 2 प्रोटीन। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, प्रोथ्रोम्बिन और उसके बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन, इन दोनों का यूज किया। साथ ही साथ हमने कैल्शियम लिया, इसका स्पेलिंग देख लीजिए, THROMBOPLASTIN, और इसके साथ कैल्शियम लिया, इन दोनों मिलके बनाया थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन के साथ मिलके हमने बनाया फिब्रिन के साथ जैसे ही ब्लड सेल मिला तो ब्लड सेल ने क्या किया, क्लॉट करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर। और एक और चीज, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन, इन सब में विटामिन के का हेल्प होता है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि सबसे कंपल्सरी प्रोटीन कौन होता है, सबसे कंपल्सरी प्रोटीन, तो सबसे कंपल्सरी ये होता है, फिब्रिनोजिन। क्लियर। ये दोनों तो होता ही, लेकिन सबसे कंपल्सरी ये होता है, इसके बिना तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर है ना कि नहीं। कैसे होता है एक बारी और समझ लेते हैं, एक बारी और। सबसे पहले हमारा हाथ कटना चाहिए, जिसके कारण ब्लड फ्लो हो रहा है। तब ब्लड फ्लो हुआ तो 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट करते हैं। सबसे पहले 2 चीज लेते हैं, एक है प्रोथ्रोम्बिन जो कि एक प्रोटीन है, उसके साथ आता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्लियर। ये दोनों आपस में मिलते हैं, साथ में हम कैल्शियम को प्रेजेंट करवा लेते हैं, तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं थ्रोम्बिन के साथ जैसे ही फिब्रिनोजिन एक प्रोटीन को मिलाते हैं तो ये दोनों मिलकर बना देते हैं फिब्रिन क्या करता है, फिब्रिन जैसे ही ब्लड सेल के साथ मिलता है ब्लड को क्लॉट करवा देता है। कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट है फिब्रिनोजिन, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। यहाँ पे बताया है कि द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजिन ऑफ ब्लड प्लाज्मा टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ विटामिन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। क्लियर। तो ये सारा हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिस्कस करेंगे, RH फैक्टर डिस्कस करेंगे, और बाकी कुछ टॉपिक है वो भी हम एंड कर देंगे। तो हमारा एक वीडियो और आज रात में आ जाएगा। क्लियर। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।